नमस्कार। बांग्लादेश के ताजा हालात पर और भारत की सामरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ऐसा लग रहा है कि भारत के सामने चौतरफा नहीं बल्कि 7 तरफ से चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका छोड़कर जैसे ही भारत आई, तनाव की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि जमाते इस्लामी ने धमकी दी है कि जो भी देश शेख हसीना को शरण देगा उसका दूतावास घेर लिया जाएगा और कर्मचारियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश की सेना ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है। इसमें 10 लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पत्रकार से लेकर नामचीन लोग शामिल हैं। अब ये 10 सदस्यीय लोग ही सरकार चलाएंगे। इसमें एक हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि डॉक्टर देवाप्री भट्टाचार्य जो अर्थशास्त्री हैं और एक हिंदू परिवार से उनका नाता है। वह शेख हसीना सरकार में आर्थिक नीतियों के सलाहकार भी रहे हैं। उनके पिता वकील और मां बांग्लादेश की सांसद रही हैं। वह यूएन में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। बांग्लादेश की नई सरकार का नेतृत्व डॉक्टर समीउल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल करेंगे। डॉक्टर समीउल्लाह खान एक बांग्लादेशी लेखक और शिक्षाविद हैं। उनका बंगाली मुस्लिम परिवार से नाता है और ढाका विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की है। डॉक्टर आसिफ नजरुल एक बांग्लादेशी लेखक और पत्रकार हैं। राजनीति पर लिखते रहे हैं। नई सरकार में सेना से 5 रिटायर्ड अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। नई सरकार में रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल वहाब मियां, सेना से रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम, रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद इफ्तिकार उद्दीन, डॉक्टर देवप्रिया भट्टाचार्य, मतीउर रहमान चौधरी, ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जिल्लुर रहमान और मती नई सरकार चलाएंगे। अब आगे सरकार चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहेगी। वहीं देश में तनाव की स्थिति और हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश सेना ने बड़ा बयान दिया है। सेना ने कहा है कि अब देश में कोई भी आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। चुनाव पर चर्चा करना भी अभी जल्दीबाजी होगी। फिलहाल सेना अस्थायी रूप से ही सरकार चलाएगी। स्थिति कंट्रोल में आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि दंगे अभी भी कंट्रोल में नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के सामने 7 तरफ से चुनौतियां हैं। खासकर इन पड़ोसी देशों में तो हिंदुओं के सामने जीवन मरण का प्रश्न है, जो भारत के पड़ोसी कहलाते हैं। पहला देश है बांग्लादेश। सेना समर्थित सरकार बनी तो मान के चलिए चीन से बांग्लादेश की नजदीकी बढ़ेगी, हिंदुओं पर हमले बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 92% मुस्लिम है, जबकि लगभग 8% हिंदू हैं। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहाँ करीब 18% हिंदू थे। पाकिस्तान की बात करें तो मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। भारत में आतंकवाद बढ़ाना ही इसका मुख्य ध्येय रह गया है। चीन की बात करें तो चीन पाक को हथियारों की सप्लाई करता है, जो आगे आतंकवादियों और घुसपैठियों को सौंप दिया जाता है। चीन में वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के लिए कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भारत की तेज बढ़त को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन विरोधी रवैया अपनाता रहा है। बात श्रीलंका की करें तो विक्रम सिंघे की सरकार चीन समर्थक है। चीन के जासूसी से हमारे समुद्री सीमा की मैपिंग करते आ रहे हैं, जिसका विरोध करने के बाद भी ढुलमुल रवैया होता है और ढुलमुल जवाब दिया जाता है। बात नेपाल की करें तो केपी शर्मा ओली अभी चीन परस्त कम्युनिस्ट सरकार के प्रभाव में है। चीन के साथ कई भारत विरोधी नए करार किए गए हैं। म्यांमार की बात करें तो 4 साल से सैन्य सरकार है, जो चीन की समर्थक है। पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों को समर्थन देती है और रोहिंग्या समस्या भी सैन्य सरकार के कारण ही है। अब बात करते हैं इन 6 देशों के अलावा
भारत के सामने चुनौती है खालिस्तानियों की, माओवादियों की और तुष्टीकरण की राजनीति को प्रोत्साहन देने वाले दल भी इस चक्रव्यूह की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गौड़, रक्षा विशेषज्ञ, और हरिमोहन कौशिक जी, रिसर्चर के तौर पे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गौड़ जी, पहला सवाल आपसे, जो जिस तरीके से भारत की घेरेबंदी हो रही है, उसके पीछे केवल चाइना का हाथ है या अमेरिका भी भारत को कमजोर करके अपने साथ रखना चाहता है? अनिल गौड़ जी। जी, ऐसा है कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो मैं कहूँगा तीन ताकतें जो चौथी चार ताकतें बल्कि मिलके उन्होंने सारा खेल रचा है। सबसे पहले उसमें है चीन, दूसरा है पाकिस्तान की ISI, तीसरा है अमेरिका का CIA और चौथा है जमात-ए इस्लामिया जो कट्टरपंथी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान में भी है और यहाँ पे भी है। और ये जो चारों ने मिलके इनको, जो शेख हसीना को है, अब एक बहाना बना जो इनका था कि वो रिजर्वेशन वाला बहाना, उस रिजर्वेशन के बहाने को लेकर आगे कार्रवाई उन्होंने की, जिसके अंदर मेरे हिसाब से कि शेख हसीना की गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे गलती कर गई कि जो उन्होंने पुलिस को आदेश मतलब दे दिया कि फायरिंग ओपन करने का, जिससे कि स्टूडेंट्स की मौत हुई और ये और बढ़ गई। नहीं तो ये जो चीज है, ये जब ऑर्डर निकला और उसके बाद में अनिल गौड़ जी, ये सब तो बातें हो गई जो हम लोग को मालूम है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से घेरेबंदी की जा रही है, आप देखेंगे 7 में से 6 देश पूरी तरीके से चीन के प्रभाव में हैं या अमेरिका के प्रभाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो भारत के सामने विकट स्थिति खड़ी हो जाएगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रभाव की, तो मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या अमेरिका भारत को कमजोर करके अपने साथ रखना चाहता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ प्रसून जी, अगर आप मेरे को बोलने देंगे। जी जी, उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है जी। अब चीज ये है कि ये जो शेख हसीना क्यों इनकी आंखों में खटकती थी, क्योंकि उनका जो है भारत के साथ बहुत निकट संबंध था और 15 सालों से जिस हिसाब से भारत और बांग्लादेश के अंदर समझौते हो रहे थे और जो इनका व्यापार वगैरह सब चलना शुरू हुआ था, वो चीन को, सबसे पहले चीन को खटक रहा था। क्योंकि चीन से आप देखिए, जो तेस्ता का जो बराज का जो डैम का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो हिंदुस्तान को आ गया। इसके साथ साथ जो इसका जो सबसे बड़ा, ये मैं कहूँगा, एक गंगा नदी के अंदर नेविगेशन का जो सिस्टम था, उसके लिए जो समझौता हुआ वो भी सारा का सारा जो है चीन को खटक रहा था। तीसरा, एक जो चिकन नेक एरिया है जहाँ पे कि गलवान के ये डोकलाम के उधर से जो चीन आना चाहता है ताकि हिंदुस्तान का जो ईस्टर्न सेक्टर है वो टोटली जो है कट ऑफ कर दे वहाँ पे चिकन नेक एरिया से। उसके अंदर भी जो हिंदुस्तान बांग्लादेश का समझौता हो रहा था और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कि कुछ जमीन जो है किसी और जगह से वो बांग्लादेश को ट्रांसफर की जाएगी और यहाँ से कुछ जो है जो चिकन नेक का एरिया है उसमें से जो जगह है वो हिंदुस्तान को आएगी, ताकि वो जो एरिया है बॉर्डर जो मतलब बीच में चिकन नेक जो एरिया है बढ़ जाएगा। अब ये जो चीजें हैं ये किसी को पसंद नहीं थी, ना चीन को, ना पाकिस्तान को, ना तो अमेरिका को। वो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको यही था कि भाई भारत को किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करके रखा जाए। जो बांग्लादेश के साथ था, अब एक बांग्लादेशी सारे मुल्कों के अंदर एक था जो भारत के साथ खड़ा था। वहां पे आपके सामने जैसे आप ही ने कहा, पाकिस्तान साथ में नहीं है, अफगानिस्तान साथ में नहीं है, नेपाल में ऑयली आ गया है, म्यांमार वैसे वो चीन के उसके अंदर है, तो एक बांग्लादेश रह गया था। अब बांग्लादेश को भी इन्होंने जो है वो शेख हसीना को वहां से जो बर्खास्त करा के भगवा के ये सारा का सारा जो है अब कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया। अब हिंदुस्तान की सिरदर्दी बढ़ गई है क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है।
पाकिस्तान से भी बड़ा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ है, क्योंकि वो आप देख लीजिए यहाँ से वेस्ट बंगाल से होता हुआ त्रिपुरा के एंड तक उधर तक जाता है आगे तक। तो ये जो है, और सारा का सारा जंगली इलाका है, वहाँ पे इंफिल्ट्रेशन साथ में ड्रग वो सारी की सारी हो सकती है। आगे आपको पता है, देखिए रोहिंग्या की जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी चल रही है, बांग्लादेशी की इंफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आगे चल रही है। तो हिंदुस्तान का जो हमारा एक मैं कहूँगा रुझान जो है, बजाय इसके कि अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ले जाया जाए, अब इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। और मुझे लगता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ जो सीमा विवाद था उस पर अगर थोड़ी भी फोर्स डिप्लॉयमेंट अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पे करनी पड़ रही है तो हमारे इन दो मोर्चों पे भी स्थितियां थोड़ी सी ऑकवर्ड होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, बांग्लादेश की पूर्व पीएम कह चुकी थी शेख हसीना की एक व्हाइट मैन था जो उनको धमका रहा था, उनका कहीं ना कहीं इशारा अमेरिका की तरफ था। और वो कह रही थी कि काफी कुछ दिनों पहले की बात है कि वो कह रही थी कि वो व्हाइट मैन उनसे कह रहा था कि अगर आप चुनाव में जीतना चाहती हैं तो आप मुझे एयरबेस बनाने का, हमारे साथ एयरबेस बनाने का समझौता कर लीजिए। और कहीं ना कहीं उनसे जमीन मांगी जा रही थी ताकि ईस्ट तिमोर के तर्ज पे म्यांमार में और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काट के ईसाई देश बनाया जा सके। अगर ये बातें सही हैं तो इस साजिश में अमेरिका की पूरी तरीके से मिली भगत है और अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ नहीं है। क्या यह बात निकल के सामने आ रही है? सर बिल्कुल सही निकल के आ रही है। आप इससे ऐसे अंदाजा लगाइए कि नवंबर दिसंबर में 2 पर्सनैलिटीज का बांग्लादेश विजिट हुआ था, उसमें से एक थी विक्टोरिया न्यूलैंड। आज तक का रिकॉर्ड है, विक्टोरिया न्यूलैंड ने जिस कंट्री के अंदर विजिट की है उस कंट्री के अंदर जो है तख्ता पलट हुआ है और वहाँ के जितने भी रूलर्स है या वहाँ के प्रधानमंत्री या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कहो या कैसे भी, वो सरकार गिरी है। तो इसीलिए विक्टोरिया न्यूलैंड, जिसे रेजिम चेंजर भी कहा जाता है, वो बांग्लादेश का विजिट करती है। वहीं दूसरा बंदा डोनाल्ड लू, जो साउथ एशिया का पूरा हैंडल करता है अमेरिका के अंदर, वो भी बांग्लादेश गए थे। तो ये जो 2 बंदों का नाम है ना कि बंदों को बोला, मेरे को बोला गया सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, सर बिल्कुल सही बात है। सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों चाहेंगे? वो इसीलिए चाहेंगे क्योंकि डियो गॉर्सिको ये पूरे का पूरा जो एक कर्व है, आर्क है, इससे बहुत ज्यादा दूर है बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया वाले बॉर्डर से। अमेरिका चाहता है यहां आके बैठे और पूरी सिचुएशन को हैंडल करे। अब उसे मना कर दिया। अब अमेरिका ऐसी किसी ना को तो सुनने के मूड में रहता ही नहीं ना। और दूसरी, सर अमेरिका जितना मर्जी डेमोक्रेसी का शोर मचा ले, असलियत में दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की हत्याएं, लोकतंत्र की हत्याएं अगर किसी ने की हैं तो वो अमेरिका ने। अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र चाहता तो है लेकिन वो एक ढोंग की फॉर्म में चाहता है ताकि लोकतंत्र के नाम पे अपने बंदे को वहां बिठा सके। जैसे निकारागुआ का जो डिक्टेटर था उसके बारे में रूजवेल्ट भी कहते थे कि यस ही इज अ सन ऑफ अ बिच बट ही इज आवर सन ऑफ अ बिच, मतलब ये जो बिठा रखा है हमने बिठा रखा है, टेंशन ना लो। तो सर अमेरिका हमेशा से डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी को खत्म करके, तो अगर हरिमोहन कौशिक जी आपकी बात मान ली जाए तो ये 6 देश तो थे ही जहां भारत के लिए मुश्किलें थी। अमेरिका पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं भारत, यही कह रहे हैं आप? सर अमेरिका पे तो इंडिया कभी भी भरोसा कर ही नहीं सकता। अमेरिका कुत्ते के अलावा किसी पे भरोसे के लायक नहीं। अमेरिका के साथ खड़े होकर, एक है ना हेनरी किसिंजर की स्टेटमेंट है कि अगर आप हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन है तो आपको डरना चाहिए, और अगर आप हमारे दोस्त हैं तो आपको ज्यादा डरना चाहिए। सर इस स्टेटमेंट का मतलब हम क्लास में ये पढ़ाते हैं कि देखो भैया, अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है, उसके इंटरेस्ट परमानेंट हैं और वो इंटरेस्ट जैसे ही बदल जाते हैं आपको वो दूध में से बच्ची की तरह निकाल के फेंकते हैं। दूसरी बात, अमेरिका अपने पैरेलली किसी भी कंट्री को खड़े होते हुए नहीं देख सकता, और इस टाइम पर चाइना के अलावा इंडिया ही ऐसा है जो अमेरिकन ग्राउंड पर, अमेरिकन वर्च्यूज और प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर अमेरिका के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है। अब क्योंकि इंडिया है तो 2040 के भारत को 2024 में खत्म करने का तगड़ा प्लान चाइना ने, अमेरिका ने बना लिया। चाइना ने इसे साथ लिया
और जी। यहाँ मजे की बात यह है, बांग्लादेश में मुझे दोनों साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने अपने रेडिकल एलिमेंट्स को एक्टिवेट करके जमात इस्लामी से लेकर तो जो भी बाकी असल सारे थे। कोशिश भारत को कमजोर करना है, अस्थिर Yes. करना है, इससे भारत को सतर्क रहना चाहिए। बांग्लादेश की बात करें तो 4 सबक सीधे सीधे जो समझ में आते हैं वो हम सबको जानना चाहिए। विकास के बावजूद विपक्ष के बहकावे में आ सकती है जनता। दूसरा, जनता के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए। तीसरा, छात्र आंदोलन ही नहीं, कोई भी आंदोलन हिंसक होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। चौथा, विदेशी एजेंसियों से बांग्लादेश ही नहीं भारत भी परेशान है। अनिल गौड़ जी, विदेशी एजेंसियों का क्या इलाज है भारत के पास? देखिए, भारत के पास इलाज विदेशी एजेंसियों का तो अब जैसे कि अभी बता रहे थे कि देखिए, अमेरिका की तो आदत है कि वो डेमोक्रेसी में कहता रहता है, पर एक्चुअली उसको डेमोक्रेटिक कंट्री से कोई उसको चाह नहीं है और कोई पसंद नहीं है। उनको चाह है सिर्फ एक डिक्टेटर से, क्योंकि डिक्टेटरशिप जहाँ होती है वहीं अमेरिका का जो है काम चलता है, क्योंकि वो उस हिसाब से फिर वो जो अमेरिका चाहता है वही करवा लेते हैं। तो हिंदुस्तान तो उनकी आंख में खटकता है। हालांकि बार बार कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, हमारे साथ हमारी कोऑपरेशन है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन भी शुरू होगी। बट जैसा हमने देखा है, अमेरिका सिर्फ अपने ही हित के लिए बात करेगा, कभी भी किसी और देश के लिए नहीं करेगा। आप जी। देख लीजिए, हिंदुस्तान कब से पाकिस्तान से टेररिज्म से कब से परेशान है। क्या जो अमेरिका ने क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। आज उसी को FATF से भी निकलवा दिया और उसी को वर्ल्ड बैंक के लोन भी दे रहे हैं। वही जो अमेरिका है, जो अफगानिस्तान के अंदर था, तो पाकिस्तान उसका बड़ा साथ दे रहा था, और इसीलिए वो हिंदुस्तान के अंदर जो टेररिस्ट भेज रहा था तो उसके लिए आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तो ये कहना कि अमेरिका और अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो भारत को मतलब कि खाली छोड़ेंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। भारत एक ही तरीके से हो सकता है अपने सक्षम कि मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि हमें एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। जब तक हम ये एक्शन नहीं लेंगे एंटी नेशनलिस्ट के खिलाफ, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर है चाहे वो बाहर का आया हुआ है, तब तक ये जो कार्रवाई है, ये जो बाहर की एजेंसीज है, ये कामयाब होती नहीं। बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार ने ऐसे तत्वों पे कार्रवाई नहीं की तो भारत भी उसी आग में झुलसेगा जिस आग में बांग्लादेश झुलसा है। हरिमोहन कौशिक जी, बड़ा सवाल है, मोदी है तो मुमकिन है क्या? आज की स्थिति है कि मोदी मुमकिन बना सकते हैं आज की परिस्थितियों को? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, चुनाव में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे कामों में, बहुत सारे फील्ड में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सर जब जेब के अंदर मोबाइल है और मोबाइल के अंदर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, जो कि वेस्ट ड्रिवन डीप स्टेट कंपनीज हैं, जो दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी उठापटक करवा सकती है, तो साहब यहाँ पर हमारे मोदी जी क्या, इवन डोनाल्ड ट्रंप भी पुणे नजर आते हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, दुनिया किस जंजाल के अंदर है और उसमें कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते पैसा कमा के, लोगों को मरवा के, हथियार बेच के जो पैसा कमा रहे हैं और दूसरे अलग अलग तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, तो साहब वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है ये बौनी नजर आ रही है। यहाँ इनको यूज किया जाता है अपने लिए, इनकी आर्म्स ट्विस्ट की जाती हैं, इनको कैसे भी करके इनकी पॉलिसीज को मोल्ड करवाया जाता है, और अगर ये नहीं मानते तो जो जेल में बैठा है उसे गद्दी पे बिठा दिया जाता है और जो गद्दी पे बैठा है उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमें पता भी नहीं लगता और हमें लगता है कि डेमोक्रेटिकली हुआ है, उसे सिर्फ डेमोक्रेसी की शक्ल दी जाती है, होता कुछ नहीं। मैं इसी चीज के लिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर शेख हसीना वाला मामला मोदी जी के साथ होता तो उससे पहले की पिक्चर क्लियर कर रखी थी कि मोदी डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी खतरे में है, सब चीजें। अगर 400 सीटें आती है, 300 सीटें आती, तो सर यही वाला ड्रामा, यही कलेश भारत की सड़कों पे होता और लोगों को भरोसा दिलवा दिया जाता कि क्योंकि मोदी डिक्टेटर है। यहाँ तक कि बहुत सारे मोदी के सपोर्टर्स मानने लग गए थे कि यार ये तो डिक्टेटर है,
और वो मानने लग गए थे, तो सर ये खेल रचा जाता। ऊपर वाले ने शायद कुछ और सोचा था और वो 240 पे अटका दिया। सर किसी से भी पूछिएगा, अगर ये 300 पार होती तो अगला कुछ दिन के अंदर वही जो हाल बांग्लादेश में है वो भारत में होता। तो हरिमोहन कौशिक जी, क्या मोदी जी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस तरह के तत्वों से निपटने में? सीधा सवाल सर, सीधा सवाल, इसका आंसर है कि क्या हम इंटरनेट का एक अल्टरनेट खड़ा कर पाए हैं? गूगल का, फेसबुक का, इंस्टा का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का? नहीं। क्या हमारे पास एक ना इंटरनेट में सिचुएशन होती है गेटवे जिससे सारा इंटरनेट ट्रैफिक आता है। दुनिया में 13 गेटवे में से 12 गेटवे अमेरिका के पास है, यानी पूरी दुनिया का इंटरनेट का ट्रैफिक अमेरिका कंट्रोल करता है। सिर्फ एक गेटवे अमेरिका से बाहर है, वो है चाइना में। यानी चाइना के अंदर सिचुएशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल सकती हैं, क्योंकि उसने बाहर के ट्रैफिक को कंट्रोल किया हुआ है। बाकी दुनिया के हर देश में जहां पर इंटरनेट चल रहा है, वहां पर वो गेटवे अमेरिका के अंदर है, तो अमेरिका उसी डाटा को कंट्रोल करेगा, किसी को नहीं। अब प्रसून सर, आपके वीडियोस अगर प्रो मोदी दिखाई देंगे ना, उनको डाउन कर दिया जाएगा, और एंटी मोदी दिखाई दिए जाएंगे, उनको अप कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा खेल है, इसके ऊपर अभी डिस्कशन। तो हरिमोहन कौशिक जी, फिर एक बड़ा सवाल है, क्या भारत को चीन को कॉपी करना चाहिए या नहीं? सर, बहुत सारे मामलों में करना चाहिए, बहुत सारे मामलों में, और खासकर इंटरनेट के मामले में पूरा कॉपी करना चाहिए। अनिल गौड़ जी से पूछते हैं, विशेषज्ञ राय, क्या भारत को धर्म को लेकर कॉपी करना चाहिए, इंटरनेट को लेकर कॉपी करना चाहिए, और जिस तरीके से वो एक क्लोज सोसाइटी है उसको लेकर कॉपी करना चाहिए या नहीं? अनिल गौड़ जी। प्रसून जी, ऐसा देखिए, बहुत से मामले इस देश के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे हमें सख्ती निभानी पड़ेगी, और उसमें जो ये जो बाकी जो जैसे प्रो डेमोक्रेटिक राइट्स के ग्रुप्स हैं, वो बेसिकली कोई प्रो डेमोक्रेटिक राइट के ग्रुप नहीं है, वो सारे स्पॉन्सर्ड हैं। पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? आपने देखिए, जैसे आपके पीछे एनआईए ने जब कश्मीर घाटी के अंदर भी मनी ट्रेल के पीछे जब पड़े, तो पता लगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कैसे पत्थरबाजों के पास पहुंचा, कैसे वो लोग पत्थर मार रहे हैं। अब वो सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो आपको देखिए, देश को आपका सबसे पहले जो मैं कहूँगा आपके नजर में है, देश संभालना है। हमने बहुत सारी छूट दे दी है सबको, चाहे वो मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हमारे दूसरी पार्टीज है, चाहे कोई भी आप दायरा ले लीजिए, उसको इतनी छूट दी हुई है कि वो जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे, जैसे मर्जी चले। अब चीज ये है कि क्या हमने, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा, फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या था, आज पता लग रहा है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट नहीं था, अभी भी जो चल रहा है वो सारा स्पॉन्सर्ड है। देश का 90% से ज्यादा फार्मर जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये 10% के लोग जो हैं वो सारे के सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं जी हम, और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कुछ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। क्यों? वही साहब जैसे बांग्लादेश के अंदर है, वो अपना एक उल्लू सेकने के लिए कि कल को हमारे को सत्ता मिल जाएगी। तो चीज ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं इस देश के अंदर जो हमें बहुत सख्ती से निपटनी चाहिए, और जो मैं कहूँगा गवर्नमेंट नहीं निपट रही, क्योंकि गवर्नमेंट या तो मैं क्या उनके, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो क्या उस वजह से वो नहीं कर रहे या कोई और वजह है? पर जब तक आप एक लगाम कहीं ना कहीं नहीं चलाएंगे, तब तक देश के अंदर ऐसे ही ये वाक़े होते रहेंगे। आप देखिए बांग्लादेश में कैसे ये सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश में इसी तरीके से हुआ जैसा आप बता रहे हैं अनिल गौड़ साहब, और बेहद सही बात कह रहे हैं आप कि अगर इन तत्वों पे रोक नहीं लगाई गई तो मामला हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी। हरिमोहन कौशिक जी, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि अगर पुख्ता तौर पे अगर भारत को अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करना है तो चाइना मॉडल ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ या और कोई मॉडल है? देखिए, चाइना मॉडल की अच्छी चीजें लेने में कोई बुराई नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, टेक्नोलॉजी के मामले में कोई बुराई नहीं, इंटरनेट को कंट्रोल करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर वहां का पॉलिटिकल सिस्टम उठा लिया जाए तो बहुत बुराई है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि सर, कॉपी नहीं किया जाना चाहिए, वहां की अच्छी चीजें अडॉप्ट करके अपनी अच्छी चीजों में समाहित कर लेनी चाहिए। बस इतना सा मैं कहना चाहूंगा। तो आप वही बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसे लोगों को कैसे बाहर किया जाए जो देश के खिलाफ बातें करते हैं?
सर अब उसके मामले में तो फिर देखिए पब्लिक डिस्कशन ही एक सबसे साधारण उपाय है। वो देश के खिलाफ बात करते हैं, वो दुनिया की हर डेमोक्रेसी में मिलेगी, क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन चलिए, उनकी इस गर्दन डिबेट अगर से एक दबा बात के तो आगे साफ गलत- है कि भारत के सामने बड़ी विकट स्थिति और परिस्थिति आ चुकी है। भारत सरकार के सामने आर या पार वाली स्थिति आ चुकी है। अब भारत सरकार को फैसला करना होगा कि क्या वह आने वाले इन हिंसक प्रदर्शनों के लिए तैयार है, क्या विदेशी साजिशों के लिए तैयार है, क्या अमेरिका, चीन जैसे देशों के लिए तैयार है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी तैयार है जो आपके साथ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बाद भी आपको तैयारी करनी होगी माओवादी खालिस्तानियों के खिलाफ। तो सरकार को बड़ा फैसला लेना है और जल्द ही लेना होगा। इस चर्चा में आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।